हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है 8th क्लास है हमारी और 8th क्लास में हम लोग जो आपका देख रहे हैं हमारा नया आपका चैप्टर है। इस चैप्टर का एक लेक्चर अभी तक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं और देखिए जैसे चैप्टर नंबर 9 है और आपको पता है चैप्टर का नाम है जन सुविधाएं। तो कल हमने थोड़ा सा आपका चेन्नई के कुछ शहरों का आपस में कंपैरिजन किया था और वहां हमने उपलब्ध जल संसाधन के विषय में पढ़ा। किसके विषय में पढ़ा था? जल की जो उपलब्धता है उसके विषय में हमने देखा कि हर कॉलोनी में, हर क्षेत्र में चेन्नई के अंतर्गत जल की क्या व्यवस्था है। उस व्यवस्था को हमने जानने का प्रयास किया और उसको देखा कि क्या स्थिति हमारे यहाँ जल को लेकर आपका बनी हुई है। ठीक है, ये हमको आपका विशेष रूप से हमने इसमें देखा। ठीक है, तो जन सुविधाओं के विषय में पढ़ रहे थे हम लोग, क्या चीजें होती हैं, सरकार की भूमिका पर हम लोग द्वारा पढ़ेंगे और यहाँ से आगे हम अपना शुरू करेंगे अपने लेक्चर्स को। तो इतना आपको पता होना चाहिए। कल ये दोनों जो इमेज हैं साइड वाली, इन सारी इमेजों को हम लोग आपका बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके थे, इनको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम जो है इससे आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? अब चलिए, कोई ऐसा बच्चा है किसी भी स्कूल का जो खड़ा होकर चैप्टर को पढ़ना चाहता है? कोई भी बच्चा खड़ा हो जाएगी। अगर कोई भी बच्चा वॉलेंटियर बच्चा है, अपने स्कूल से माइक ले, हम उसको अनम्यूट कर देंगे अपने सिस्टम के माध्यम से। आप खड़े हों और चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करें। आप उसकी रीडिंग करेंगे, मैं आपको समझाता चलूंगा। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, चलिए जल्दी खड़े हो जाइए। जो स्कूल का बच्चा खड़ा होगा, कोई भी वॉलेंटियर खड़ा हो सकता है, लड़का हो लड़की हो, कोई भी बच्चा खड़ा हो, चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करें। चलिए जल्दी खड़े होइए। हो रहे बच्चे? देखिए, हम बात कर रहे हैं सरकार की भूमिका की। ये पैराग्राफ हमने कल भी देखा था, फिर भी देखते हैं। चूंकि जन सुविधा इतनी महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसी ना किसी के ऊपर तो आनी चाहिए। जी हाँ, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। किसके ऊपर आती है? सरकार के। कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, जन सुविधाओं को मुहैया कराए, लोगों तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित कराए। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है सरकार की। सरकार के की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में से एक है कि लोगों को इस तरह की जन सुविधा मुहैया हो। कैसे हो? इस तरह की जो आपकी जन सुविधा है वो आपकी मुहैया हो। इस बात को समझने की यह जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए? अब ऐसा क्यों है कि जिम्मेदारी भी सरकार समझे और उसका आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपका सरकार उठाए? ऐसा ही क्यों है, ये हमको देखना है। बताइए क्यों है कि सारी जिम्मेदारी आपका सरकार ही उठाए? आप इसको देख सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं। क्लियर है? चलिए, जैसा कि हम कह रहे हैं कि हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। अब देखिए, जो भी कोई आपकी प्राइवेट कंपनी होती है उसका मेन क्या चीज होता है? देखिए, कोई भी अगर कंपनी खुलती है तो वो इसलिए खुलती है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। आप कोई बिजनेस करेंगे, आप कोई अपनी कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, तो मेन जो एम है आपका, जो मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य, वो क्या है? लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना है। कक्षा 7 की पुस्तक में बाजार में एक कमीज अध्याय के रूप में आप पढ़कर यह समझ चुके हैं कि ज्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती। कह रहे कि जितनी भी जन सुविधाएं होती हैं उनमें प्रॉफिट बचे, ऐसा जरूरी नहीं है। उनमें लाभ के लिए काम नहीं किया जाता बल्कि लोगों के लिए काम किया जाता है। इसलिए ये सारी जिम्मेदारी कौन वहन करता है? जो हमारी सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो इस तरह की सुविधाओं को वहन करती है। ठीक, अब देखिए, उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने, मलेरिया रोधी अभियान चलाने किसी न किसी कंपनी को मुनाफा हो सकता है। फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी। देखिए, शायद अगर साफ सफाई का काम मिले, मलेरिया आपका रोधी कोई ऐसा काम मिले, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि हर कोई आपका दिलचस्प दिखाए, ये कोई जरूरी नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, लेकिन
स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है। अब देखिए, जैसा आपको अपना प्राइवेट स्कूल खोलना है और कुछ आपका नई जन सुविधा करनी है, तो ऐसे में हो सकता है कि कोई भी आपका प्राइवेट कंपनी को ये लगे कि हाँ, मेरे को ये थोड़ा वो आपका प्रॉफिट का सौदा है, मैं इसमें काम कर सकता हूं या इसमें कर सकता हूं, तो इस प्रकार से वो कुछ ना कुछ खोल सकता है। बाकी ऐसे चीज में वो काम नहीं करेगा जहां उसको प्रॉफिट उसको ना दिखाई दे। ठीक है, अब देखिए, हमारे पास इस आशा से बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप अपनी कई जगह निजी कंपनियों के टैंकरों या सील बंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए देखते होंगे। अब देखिए, आप देखते होंगे कि शहरों में बहुत जगह जहां पानी की समस्या है, वहां बोतल बंद पैकिंग आपके कंटेनर आते हैं, कैंपर आते हैं, और उन कैंपरों को वो लोग आपको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। देखा है कि नहीं देखा है बच्चों? तो आपने बहुत सारे ऐसी कंपनियों के पैकेजिंग आपने देखी होंगी, क्लियर है, जो क्या करते हैं, इस तरह से आपका सप्लाई करते हैं। और किसकी सप्लाई हो रही है, आप सोच कर देखिए, पानी की वो लोग आपका सप्लाई करते हैं, लोगों को जो पानी है वो उपलब्ध कराते हैं। ठीक, ऐसी स्थिति में निजी कंपनियां जन सुविधा तो मुहैया कराती हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है। अब देखिए, चीजें तो आपको उपलब्ध करा रही हैं। अब एक पानी की बोतल आपको मिलती है, सोच कर देखिए, वो आपका 20 रुपए की मिलेगी। ठीक, अब एक कैंपर देते हैं वो आपका पानी का, कितना आपका 15 लीटर का, कितने का देते हैं, 150 रुपए का। अब देखिए, आपको पानी उपलब्ध करा रही हैं, जन सुविधा दे रही हैं, चाहे आपके स्कूल में आप देखिए, जो भी आपके प्राइवेट स्कूल होते हैं उनकी फीस कितनी महंगी होती है, जो आपके प्राइवेट अस्पताल होते हैं उनके यहाँ अपना इलाज कराना कितना महंगा होता है। यानी कि जन सुविधा तो वो आपका दे रही हैं, लेकिन किसके लिए, केवल एक उनका मोटिव है, और मोटिव क्या है उनका, लाभ कमाना, वो अपने प्रॉफिट मुहैया कराने के चक्कर में लगी। जबकि सरकार जब कोई काम करती है तो सरकार को पैसे से, उससे कोई प्रॉफिट से मतलब नहीं होता, बल्कि गवर्नमेंट को क्या मतलब होता है कि लोगों को जन सुविधा उपलब्ध हो, और कोशिश ये रहती है कि न्यूनतम दर पर हो, कम से कम दर पर मिले। क्लियर है, ये चीज होती है सारी आपका सरकार की, जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, और फिर देखते हैं कि चंद लोगों ही उनका खर्च उठा पाते हैं। अगर कोई आपके प्राइवेट कंपनी इस तरह काम कर रही है, तो बहुत कम लोग ही हैं कि उसका जो खर्चा है वो आपका उठा पाए। यह सुविधा सस्ती दरों पर लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। क्या नहीं होती, सस्ते रेट पर ये लोगों को जो है आपका नहीं मिलती। जितना खर्चा करेंगे लोग उनके मुताबिक ही जन सुविधा पाएंगे। यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे, वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। यानी कि जो, अगर आपको अपनी जरूरतों के अनुसार जितना आपको चीजों की जरूरत है, अगर आप उतना खर्च नहीं करेंगे, तो आपको जिस तरह की चीज चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। आप उन सारी चीजों से वंचित रह जाओगे जो आपका सम्मानजनक है। अब देखिए, अगर कोई बिजली जो देती है हमको, वो आपको गवर्नमेंट देती है, पानी की उपलब्धता हमको गवर्नमेंट कराती है, एजुकेशन हेल्थ में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। अगर सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि पानी भी से भी आप तरस जाएंगे, क्योंकि वो क्या करेंगी, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी की जन सुविधाओं से। कोई भी जो कंपनी होती है, अब उनको मतलब किससे है, अपना प्रॉफिट से। अब देखिए, सरकारी स्कूल को देख लीजिए, जो आपके गवर्नमेंट स्कूल हैं और जो आपके निजी स्कूल है। निजी स्कूल की फीस आप देख सकते हैं, और एक प्राइवेट स्कूल की जो फीस है आप उसको भी देख सकते हैं। आपको जो बेसिक अंतर है वो आपको समझ आएगा। ठीक, और आप उसको देख भी सकते हैं कि प्राइवेट जितना भी सेक्टर है सब लाभ के लिए काम कर रहा होता है। ठीक, एक सरकारी सेक्टर ऐसा है जो आपका लाभ के लिए कभी जो है वो काम नहीं करता है। ठीक, ये आपको देखना होगा। चलिए, है कोई बच्चा जो आपका माइक ले और चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करे? कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, कोई भी वॉलंटियर बच्चा? बहुत बढ़िया, शाबाश, खड़े हो जाइए, बहुत अच्छे बच्चे खड़े हो जाइए। आप माइक ले लीजिए, बहुत बढ़िया। सर, मेरा नाम श्वेता। बहुत अच्छे, चलिए शुरू करिए। यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए
जरूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी हो सकें। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश में सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजिमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार अपने नफे नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसों की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी खर्च उठा सकें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब देखिए, आप थोड़ी देर के लिए अपना माइक ऑफ कर लीजिए, फिर आपको दोबारा मौका मैं दूंगा पढ़ने के लिए। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम यहां से पढ़ते हैं, इसको ध्यान दीजिए। अब देखिए, हमें ये पता लग गया कि जो भी मूलभूत चीजें होती हैं, चाहे आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हो, हेल्थ चीजें हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर में है किसकी? तो सामने निकल कर आया कि ये सारी जिम्मेदारी अगर कोई ले सकता है या इसको इंतजाम करने की अगर व्यवस्था है, तो ये हमारा संविधान भी कहता है कि जीवन जीने का अधिकार हमको मिला है। और आर्टिकल 21 आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, मैंने अभी पहले भी बताया है। और इससे पिछले चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों ने अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 15 पढ़ा है। आपके लिए अनुच्छेद अभी एक नई चीज है, आप ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि संविधान में जो कुछ नियम है, ऐसे मान लीजिए कि एक कोई स्पेशल चैप्टर है, आर्टिकल है, बल्कि देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं नियम नंबर 1 कानून धारा में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी चीज का कोई आपका प्रोविजन है, कोई किसी के बारे में लिखा हुआ है, तो उसके लिए एक प्रॉपर आर्टिकल देते हैं, अनुच्छेद देते हैं। तो अनुच्छेद जो 21 है वो क्या बोलता है? संविधान में जीवन जीने का अधिकार है। अब जीवन कैसे जिएंगे? क्या केवल हम सांस ले रहे हैं यही आपका जीवन जीने का अधिकार है? नहीं, हमें गरिमा के साथ जीवन जीना है। कोई हमको बंदी ना बनाकर रखे, कोई हमारा शोषण ना कर पाए, कोई हमको आपका डरा के धमका कर ना रखे। हमको अब मान लीजिए कह तो दिया कि आपको जीवन जीने का अधिकार है और आपको पानी महीने में 1 बार मिल रहा है, तो क्या करेंगे आप ऐसे जीवन का? बताइए। तो ये सारे जिम्मेदारी, ये सारे आश्वासन किसने दिए हैं? हमारे देश के संविधान ने दिए। और किसको प्राप्त होने चाहिए? देश के सभी लोगों को प्राप्त होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तो ऐसा क्षेत्र है जहां 24 घंटे पानी की उपलब्धता है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां दिन में 2 बार आ रहा है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां हफ्ते में 2 बार आ रहा है, और कहीं ऐसा है कि केवल हफ्ते में 2 घंटे के लिए आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोगों की व्यवस्था है। और लाजमी है कि ये सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आनी चाहिए? ये सरकार को ही उठानी पड़ती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सरकार को चुनकर भेजते हैं। और सरकार किसके प्रति आपका रिस्पॉन्सिबल है? वो किसके प्रति जिम्मेदार है? आप लोगों के प्रति, हम लोगों के। यानी कि सरकार अगर किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल है तो वो है जनता के प्रति सरकार रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए जन सुविधाओं के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, या जिम्मेदारी किसके ऊपर आनी चाहिए? तो आपका सरकार के ऊपर आनी चाहिए। अब देखिए, गांव में बिजली, सड़क, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब की व्यवस्था की जाती है। आंगनवाड़ी आती हैं, बच्चों के लिए आपका मिड डे मील की व्यवस्था की जाती है। किस लिए? क्योंकि ये जिम्मेदारी है सरकार की कि हम लोगों को जन सुविधा उपलब्ध कराएं।
तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम था जन सुविधा, तो आपको जन सुविधा से कौन कौन सी चीजों का अभिप्राय है ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं कि अब देखिए सरकार के ऊपर हमने जिम्मेदारी तो आपका दे दी कि भैया अब आपको गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये सारी व्यवस्था करे, लेकिन व्यवस्था करने के लिए तो पैसा तो खर्च होता है कि नहीं होता है? अब मुझे बताइए, अब ये पैसा खर्च हो रहा है, इस पैसे की पूर्ति कहां से होगी? अब मुझे बताइए, सरकार कहां से लाएगी इतना पैसा? अब आप ये मत कहना कि सरकार के पास तो सर नोट छापने की मशीन है और वो उससे दे देगी छाप के, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? जब आप लोग बड़े हो जाओगे तो आपको सिस्टम आपको समझ आएगा। देखिए, अब आप देखते हैं कि हर साल क्या होता है आपका, सरकार संसद में बजट पेश करती है। एक शब्द आता है बजट, ध्यान दीजिए आप लोग, बजट। अब बजट आपका केंद्र सरकार भी पेश करती है और राज्य सरकार भी पेश करती है। हम दोनों को बजट को समेट करके देख लेते हैं। अब देखिए, संसद की बात हो रही है, यानी कि केंद्र सरकार इसको करेगी। केंद्र सरकार में कौन है आपका? बीजेपी, यानी कि मोदी सरकार है। आप ऐसे समझ लीजिए, बिल्कुल सरल भाषा में। अब सरकार क्या करती है कि जितना हम लोग टैक्स जमा करते हैं, अब देखिए टैक्स भी दो माध्यम से जमा होता है, एक होता है प्रत्यक्ष टैक्स और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में कैसा है, मान लीजिए आपकी इनकम 20 लाख रुपए है या आपका 1 करोड़ रुपए साल की इनकम है, तो आपको अपनी इनकम का कुछ परसेंट सरकार को जमा करना होगा आपके इनकम टैक्स के रूप में। तो कुछ कर तो ऐसे होते हैं जो व्यक्ति सीधे रूप से आपका सरकार को जमा करता है। क्लियर हो गया? आप कोई वस्तु को बना रहे हैं, उस पर आपको टैक्स देना है, कुछ आप बेच रहे हैं उस पर टैक्स देना है, कुछ आप खरीद रहे हैं। अब देखिए, आपने अगर एक पुस्तक भी खरीदी होगी, एक पेन भी खरीदा होगा, तो आप देखेंगे जहां पेन कहीं आपका पुस्तक का मूल्य लिखा होता है, मान लीजिए यहां लिखा है RS इस प्रकार से, और मान लीजिए 120 रुपए लिखा है, तो यहां ब्रैकेट में लिखा होगा ऑल टैक्स आर इंक्लूडेड। आप देखेंगे अपनी बुक में, देख लीजिए लिखा होता है। देखिए पहले आप, लिखा है ना ऑल टैक्स आर इंक्लूडेड, चाहे कोई भी कॉपी हो सब पे लिखा होगा ऑल टैक्स इंक्लूडेड, है कि नहीं है? रेट के नीचे लिखा होता है ब्रैकेट में सभी कर सहित। मिला? बहुत बढ़िया। अब देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग, सामने ध्यान दें। देखिए ये जो टैक्स होता है, अब आपकी पुस्तक पर रेट लिखा है 120 रुपए, तो आप कहेंगे सर मैंने तो 120 रुपए की खरीदी है, मैंने तो टैक्स दिया ही नहीं। लेकिन जबकि इस पुस्तक का मूल्य 90 रुपए होगा एक्चुअल में। 90 रुपए का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने पुस्तक बनाई है उसका पूरा खर्चा काट के इसकी कीमत रखी 90 रुपए, जबकि सरकार ने क्या बोल दिया कि इस पर मैं 40 रुपए टैक्स लूंगा। क्या लूंगा? 40 रुपए टैक्स लूंगा कर। अब आपने 40 रुपए जमा कर दिए, तो 90 रुपए तो किसके खाते में जाएंगे? जिस व्यक्ति ने किताब बनाई है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। और 40 रुपए जो आपके बच्चे 30 रुपए हैं, वो किसके पास जाएंगे? वो 30 रुपए जाएंगे आपका भारत सरकार के पास। किस पे जाएंगे? भारत सरकार के पास। अब देखिए, एक किताब से उन्होंने कितने रुपए कमा दिए? 30 रुपए। अब केवल एक सेक्टर की बात है, एक बुक की। अब मान लीजिए कितनी लाखों किताबें छपती होंगी, कितने बच्चे उनको खरीदते होंगे और पूरे भारत में बन रही हैं। ऐसे हर चीज पर टैक्स लगता है। आप अगर एक बिजली का बल्ब खरीद लीजिए, आप पेन खरीद लीजिए, पेंसिल खरीद लीजिए, आप सॉक्स खरीद लीजिए, आप शूज खरीद लीजिए, सब पर आपको कर देना पड़ता है। इवन आपकी क्लास में जो पीछे रखा है वो आपका डस्टबिन है, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप ये मान लीजिए, समझ आया? तो आपको सब कुछ पे कर देना पड़ता। अब ये कर हम कैसे देते हैं? हम आप प्रत्यक्ष रूप से देते हैं, ठीक। तो ये पैसा सरकार के पास जमा होता है। और किसके पास जमा होता है? सरकार के। अब जब ये सारा पैसा आपको इकट्ठा हो जाता है तो सरकार क्या करती है? उसका बजट बनाती है। बजट का सिंपल सा मतलब है, बिल्कुल सरल भाषा में समझ लीजिए, कि एक वर्ष के अंतर्गत सरकार यह देखती है कि कितना हमारे पास पैसा है, कितना हमें खर्च करना है और कितना हमें भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो उस पैसे का इंतजाम कहां से किया जाए और कौन कौन सी योजना या किस तरह के कार्यक्रम इस बजट यानी कि इस पैसे से हम लोग करेंगे।
ये होता है संसद के अंतर्गत। ठीक, मान लीजिए बजट आता है 10,000 करोड़ का। आप सोचेंगे सर ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बाकी में ये होता है इतना बड़ा बजट। 10,000 करोड़, 10,00,000 करोड़ का बजट निकलता है। उसमें सब सेक्टरों में बजट आपका बंटता है। जैसे हेल्थ में जाएगा, एजुकेशन में जाएगा, रोड बनाने में जाएगा, आपकी शिक्षा की फीस भरने में जाएगा, आपको निःशुल्क किताब कॉपी मिलती है उसके लिए जाएगा। ठीक, घरों में टॉयलेट बनते हैं, पानी की व्यवस्था होती है, लोगों के मकान बनाने के लिए, लोगों को हॉस्पिटल में सस्ती रेट पर आपको दवाई मिले उसके लिए। तो ऐसी व्यवस्था सरकार उस पैसे से ही करती है, यानी कि आपके पैसे की सुविधा आपको सरकार देती है, ऐसे मान लीजिए। समझ आया? चलिए बजट को एक दूसरे तरीके से और समझाता हूं, बहुत आसान तरीके से। मान लीजिए आपके घर में 1,000 रुपए रखे हुए हैं, ठीक, और 1,000 रुपए में आपको पूरा साल निकालना है। कितना निकालना है? 1,000 रुपए में आपका पूरा साल। तो आपके मम्मी पापा डिसाइड करते हैं ना कि इतने का तो हम राशन लेके आएंगे साल भर के लिए, इतने की बच्चों की फीस चली जाएगी, ये पैसे बीमारी के लिए रख देते हैं अगर कुछ बीमारी हो गई, ये थोड़ा मोटा इमरजेंसी के लिए रख देते हैं, और बाकी सामान्य जीवन जिएंगे। दाल रोटी मिले ना मिले अपनी चटनी से खा लेंगे, लेकिन इतने पैसे में अपना गुजारा करेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से ही सरकार भी सोचती है। क्लियर है? अब देखिए मैंने छोटा नंबर लिया घर के लिए, ऐसा नहीं है। साल भर में 1,00,000 रुपए, 1,25,00,000, 1,50,000, 2,00,000 खर्च होते हैं। एक आम मध्य परिवार में भी 1.5-2 लाख रुपए साल भर में बहुत आराम से खर्च हो जाते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार सरकार भी उनको डिवाइड करती है। तो इस प्रकार से सरकार क्या करती है? बजट तैयार करती है, और उसमें बजट में क्या बनाती है? अपनी योजना बनाती है। योजना कैसे? अब कह देगी कि उत्तराखंड के लिए हम लोग 100 स्कूल नए देंगे, और इन 100 स्कूलों में क्या होगा? बच्चों को बैठने की सुविधा अच्छी होगी, इंग्लिश मीडियम में आपकी पढ़ाई होगी, सभी बच्चे इस तरह से आएंगे, इस तरह से कोर्स चलेंगे, सभी बच्चों को लैपटॉप मिलेगा। तो ये सरकार ऐसी योजना देगी। ठीक, तो ये सारी चीजें आपके बजट में प्रोविजन होता है। क्लियर है? अब आप वर्चुअल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो ये इसमें भी सरकार ने अपना बजट पेश किया है कि हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे स्मार्ट तरीके से, ताकि वो दोबारा अच्छे से आपका समझ सके। तो इसके लिए भी बजट बना है। समझ आया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और समझते हैं थोड़ा सा। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं कि बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है। ऐलान का मतलब है घोषणा करनी पड़ती है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहां से की जाएगी। अब ये भी देखना है कि इस साल तो कर दिया इंतजाम, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल क्या करोगे ये तो बताओ। तो सरकार फिर बताएगी कि हम इतना पैसा आबकारी विभाग से लेंगे, इतना पैसा जहां आपकी सर्विस कर रहे हैं लोग उनसे लेंगे, इतना अब आपके इनकम टैक्स से लेंगे, इतना हम लोन ले लेंगे वर्ल्ड बैंक से, इतना हमारी सरकारी कंपनी हमको प्रॉफिट देंगी। इस तरह से योजनाओं को चलाते हैं। क्लियर है? आप भी करते हैं ना घर में जुगाड़, ये पैसा मेरा उधार पड़ा हो इससे ले लेंगे, हम किसी से कुछ अपना कर्जा ले लेंगे, कुछ अपना भेड़ बकरी बेच देंगे, कुछ दूध से इतना पैसा कमा लेंगे, इस प्रकार से हमारा घर का बजट चल जाएगा। तो ऐसे ही सरकार भी सोचती है। क्लियर है? आगे देखिए, जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रम पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार है। देखिए टैक्स भी लेगी और सार्वजनिक जो कार्यक्रम है उन पर खर्च भी करेगी सरकार। ये गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपलाइनों का जाल बिछाने और पानी की सफाई करने के, आखिर गंदे पानी को ठीक करने के लिए खर्च करना पड़ता है। अब आप देखते होंगे अगर आपके परिवार वाले कोई आपका दिल्ली में रहते हैं तो वो इस चीज को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। समझ रहे हैं? अब देखिए पानी है, अगर पानी कहीं आप गांव में देख लीजिए, एक बहुत सरल मैं आपको आंसर देता हूं। गांव में जो होता है, गांव थोड़े हाइट पर बसे होते हैं पहाड़ के, और पानी कहां से आता है? नीचे से लेते हैं। ठीक है? उसमें आपकी मोटर लगी होती है, पाइपलाइन लगी होती है, और वो पाइप जो होते हैं, छोटे छोटे पाइप जो ज्यादा मोटे नहीं होते, वो गांव में आते हैं और गांव से हर घर तक आपका डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। बच्चों पानी ऐसे ही मिलता है ना? और जिन गांव में ऐसे नहीं मिलता वो लोगों को आपका नदी में नीचे पानी आने के लिए लेना पड़ता है। तो ये जिम्मेदारी कौन करती है? घर तक पानी पहुंचाने के लिए, घर तक बिजली पहुंचाने के लिए ये जिम्मेदारी कौन करती है? तो ये जिम्मेदारी उठाती है सरकार। ठीक, अब देखिए सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक
करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल कर पूरा करती है। अब ये खर्चा करना है तो कहीं से तो आपका टैक्स ले लेगी, और कहीं से जो आप पानी ले रहे हैं, जो आप पानी पी रहे हैं, आपको उससे पैसा ले लेगी कि आप क्या करें कि 3 महीने का बिल आप 100 रुपए दे दीजिए। कितना? 3 महीने का बिल 100 रुपए। और पानी का कैंपर कितना है 15 लीटर का? 150 रुपए का। ये कौन दे रहा है? ये कोई आपका निजी कंपनी दे रही है। और सरकार क्या कह रही है? 90 दिन में आप कितना भी पानी यूज करो, अब आपको 100 रुपए देने हैं। ठीक, तो क्या मिल रहा है? बहुत किफायती दर पर, बहुत सस्ती दर पर ये चीजें उपलब्ध हो रही है। अब देखिए, पानी की कीमत की तरह ही तय की जाती है कि ज्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्चा उठाएं। ठीक है, एक निश्चित मात्रा में खर्च उठे कि दिन का 2-3 रुपए अगर खर्च हो रहा है पानी के लिए, 3 रुपए, तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, सब लोग उसको उठा सकते हैं। अगर दिन का 100 रुपए होगा तो सब लोग नहीं उठा सकते। ठीक, ये हमको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से सरकार काम करती है। अब देखिए, एक बहुत अच्छी चीज यहाँ आपको समझाई गई है। अगर आप इसको पूरे को समझ लेते हैं, ये एक आपको रुपया बनाया गया है और इसमें स्ट्रक्चर समझाया है पूरा कि आखिर में पैसा कैसे खर्च होता है, कैसे चीजें तय होती हैं, इसको समझने की जरूरत है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ये मान लीजिए जो बजट है, सरकार का जो बजट है और सरकार का जो खर्च है वो कैसे तय होता है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। अपनी बुक में ये वाला चैप्टर खोलिए और अपनी बुक में भी एक बार देख लीजिए। अगर है आप लोगों के पास क्लास में तो आप एक बार बुक खोलिए प्लीज, और इसको आप ध्यान दीजिए, निकाल लीजिए सभी बच्चे जिनके पास उपलब्ध है। 2-3 बच्चे ग्रुप में करके भी देख सकते हैं, 1-2 निकाल रहे हैं, बहुत बढ़िया। देख लीजिए आप लोग इकट्ठे होकर। देख लिया? देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग सामने, ध्यान दीजिए बेटा, कोई बात नहीं है, अगर बुक नहीं लाए आप कोई बात नहीं, आप घर जाके एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दे सामने सभी बच्चे। मान लीजिए 1 रुपया है आपके पास, 1 रुपये समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक, अब देखिए 1 रुपये में क्या है, आप देखेंगे करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 24 पैसे होता है। यानी कि 1 रुपये में से 24 पैसे किसे देने पड़ते हैं? सरकार को, राज्य सरकार को देने पड़ते हैं। 1 रुपये में से 24 पैसे। ठीक, और 24 पैसे कहां दे दिए 1 रुपये में से बच्चों? राज्य सरकार को। और 18 पैसे देने पड़ते हैं ब्याज के, जो भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और बहुत सारी ऐसी बैंक है जिनसे हम लोग आप कर्जा लेते हैं, उसमें 18 पैसे ब्याज में चले जाते हैं। और 10 पैसे चले जाते हैं केंद्रीय योजनाओं को खर्च करने के लिए, पानी की सुविधा करेंगे, इस तरह की सुविधा होगी। और कुछ योजना ऐसी होती है सेंट्रल प्रायोजित होती हैं, जो सब में लागू होती हैं, 9 पैसे उनमें खर्च हो जाते हैं। और 9 पैसे आपके रक्षा में, डिफेंस में, हथियार खरीदने में, यूनिफॉर्म खर्च कराने में, बड़े बड़े टैंक मिसाइल बनाने में, हम 9 पैसे वहां खर्च कर देते हैं। और आर्थिक सहायता में आपको किसी को, राज्यों को आर्थिक सहायता करनी है, किसी कुछ देना है, तो 9 पैसे वहां खर्च कर देते हैं। वित्तीय आयोग और अन्य वितरण में हम लोग 8 पैसे खर्च कर देते हैं। अन्य व्यय, कुछ जो छोटा मोटा आपका सरकारी खर्च है, वहां पर हम लोग 8 पैसे खर्च कर देते हैं। और पेंशन में हम लोग 5 पैसे खर्च कर देते हैं। यानी कि देखिए, इन्होंने एक रुपए के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि भारत में अगर 1 रुपए का बजट हम लोग निकालते हैं तो उसका खर्चा कहां कहां पर और कितना % होता है, ये आपको देखना है। अब देखिए, 1 रुपए को आप 2000 करोड़ मान लीजिए, 1000 करोड़ मान लीजिए, 1,00,000 करोड़ मान लीजिए, आप नंबर अपने अनुसार बना सकते हैं, लेकिन उसको समझाने का प्रयास किया। आप एक बार इसको घर जाके देख लीजिए। कल हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लें, क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है, आपकी नई क्लास भी है। ठीक है, अध्यापक आ चुके हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।